डीटीएस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज से प्रारंभ करेंगे व्याकरण। व्याकरण हिंदी का सबसे बड़ा भाग है और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाएं जहां हिंदी पूछी जाती है उसमें सबसे बड़ा योगदान व्याकरण का ही होता है। ऐसे आप मान सकते हो कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन व्याकरण से ही होते हैं। शेष क्वेश्चन हिंदी के अलग अलग भागों से होते हैं। तो व्याकरण को बहुत ही ढंग से पढ़िएगा। हिंदी व्याकरण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका विच्छेद पहले कर लीजिएगा। ये होता है वी प्लस आ प्लस करण। एक एक बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और करण एक शब्द है। जब आप कारक पढ़ते हैं तो कारक 8 होते हैं, उसमें एक कारक होता है कर्ण कारक। कर्ण माने साधन, यानी क्रिया के साधन का जो होता है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे कहोगे रोहन कलम से लिखता है, तो कलम क्या है? लिखने का साधन है, लिखना एक क्रिया है। तो इस प्रकार किसी भी, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, मारना एक क्रिया है। काहे से मारा? बाण से। बाण क्या है? साधन है। तो कर्ण मीन्स साधन होता है। अब देखिए, कर्ण का मतलब है साधन और वी का मतलब होता है विस्तार और आ का मतलब है सहित। तो क्या ध्यान रखेंगे? ये दोनों उपसर्ग हैं और ये क्या है? शब्द है। शब्द वह होता है जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई माने हो। उपसर्ग का कोई माने नहीं होता है। उपसर्ग किसी शब्द में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो विस्तार सहित साधन। अब अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो कैसे परिभाषा हो जाएगी? परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार किसी भी भाषा को विस्तार के साथ सीखने का साधन व्याकरण कहलाता है। क्या होगा? किसी भी भाषा को विस्तार के साथ सीखने का साधन व्याकरण कहलाता है। ये है आपकी परिभाषा। तो क्लासेस में चूंकि सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, इसलिए इसका आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, डायरी अपनी मेंटेन कर सकते हैं, जिससे इसका बाद में आप भी अध्ययन करते रहें। तो किसी भी भाषा, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी का भी अपना व्याकरण है, लेकिन दुनिया का सबसे जो पुराना व्याकरण है वो संस्कृत का है। आचार्य पाणिनि का लिखा हुआ जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ है। अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में, अगर हिंदी व्याकरण की बात हो जाएगी तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी और पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। और इस समय एनसीईआरटी में कामता प्रसाद गुरु को ही पढ़ाया जाता है। ये कह सकते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो व्याकरण है वो इस समय प्रभावी है और उसी का इस समय ज्यादा महत्व है। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो इन्हीं दोनों के अनुसार आगे व्याकरण को पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें आगे कौन से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न पर भी ध्यान रखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा व्याकरणाचार्यों का। हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? अगला प्रश्न आएगा हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं
वर्ण विचार, आप वर्ण विचार भी कह सकते हो, वर्ण भेद भी कह सकते हो। शब्द विचार और वाक्य विचार, यानी कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये 3 आपके भाग हो गए। अब यह ध्यान रखिएगा कि शब्द, वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है। अगर कहा जाए वर्ण और अक्षर में क्या फर्क है, तो वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, रंग। वर्ण का मतलब जात भी होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और वर्ण जो है देवनागरी लिपि के संकेत भी है। अक्षर क्या है? अक्षर भी अनेकार्थी शब्द है। अ माने नहीं, अक्षर माने नष्ट होना, नहीं नष्ट होना। तो अक्षर माने होता शाश्वत। शाश्वत मीन्स जो कभी भी नष्ट ना हो, सदैव के लिए जो रहे। और अक्षर का मतलब ईश्वर भी होता है। ईश्वर क्या है? शाश्वत है। इसका मतलब देवता भी होता है। देवता क्या है? शाश्वत है। और इसका मतलब देवनागरी लिपि के संकेत भी होता है। तो ये तो वर्ण और अक्षर में अंतर है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मुख से उच्चरित होता है वो अक्षर है, और जो हम लिखते हैं वो वर्ण है। जैसे अगर पूछा जाए राम शब्द में कितने अक्षर हैं, राम शब्द में कितने अक्षर हैं, तो 2 हैं, रा और मा। और अगर कहा जाए राम शब्द में कितने वर्ण हैं, तो वर्ण में स्वर व्यंजन अलग अलग होते हैं, तो 4 हैं। एक है र, फिर है आ, फिर है म, और फिर है आ। 1 2 3 4। तो राम शब्द में कितने अक्षर हैं, तो 2। वर्ण कितने हैं, तो 4। ध्यान रखिएगा जो हमारे मुख से उच्चरित होता है, राम 2 अक्षर निकले तो वो अक्षर हैं, और जो लिखते हो आप कॉपी पे तो वो वर्णमाला होता है, उसमें स्वर व्यंजन अलग अलग होते हैं, तो उनमें इनकी संख्या हो जाती है 4। तो ये आपका सूक्ष्म अंतर हमने आपको बता दिया वर्ण में और अक्षर में। अब आते हैं वाक्य को भी थोड़ा बता देते हैं आपको। शब्द के बारे में, जैसे शब्द और पद, इनमें क्या फर्क है? शब्द और पद एक ही बात है, शब्द ही पद है और पद ही शब्द है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है। देखिए अगर कहीं स्वतंत्र रूप से लिखा होता है तो वो शब्द है, और जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है तब वही शब्द पद बन जाता है। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा राम, राम एक शब्द है और इसका एक निश्चित अर्थ भी है। लेकिन अगर राम को वाक्य में लाया जाए कि राम ने रावण को मारा, अब यहाँ राम, रावण, मारा, ये 3 शब्द हैं, अब ये पद है। अर्थात अगर अलग लिखा है, स्वतंत्र लिखा है, तब वो शब्द है, अगर उसका वाक्य में प्रयोग किया गया है तब वो पद है। जैसे अगर सिंगल है तो मोती है और साथ में है तो माला है। तो इसी प्रकार से नाम चेंज हो जाता है, बात वही रहती है। तो ये तो आपका हो गया कि वर्ण और शब्द में अंतर। अब आगे चलते हैं, व्याकरण को शुरू करते हैं। शुरुआती चीजें आपको बताई, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए जानकारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज यह शुरुआत होगी वर्णमाला से। वर्णमाला, ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, और यही से प्रश्न प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
स्वर को ही संस्कृत मूल भाषा में क्या कहते हैं? अच, और व्यंजन को हर। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं बात आए मूल भाषा की, या तो हम कहें संस्कृत भाषा या हम कहें मूल भाषा, मूल भाषा संस्कृत ही है। ध्यान रखिएगा, आज पूरी दुनिया में 3000 प्लस भाषाएं मानक हैं। मानक उन भाषाओं को कहा जाता है, मानक में ज्यादातर लोग जिसे समझते हैं। कोई भी किसी शब्द, जैसे प्याज, प्याज को अलग अलग स्थानीय भाषा में नाम दिए गए होंगे, आलू को स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम दिए गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग प्याज और आलू के नाम से जानते हैं। तो अधिकतम लोग को जो समझ में आ जाती है उसी भाषा को मानक कहा जाता है। भारतीय संविधान में जिसे स्थान दिया जाता है उसे मानक कहा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसी प्रकार दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान में अलग अलग भाषाएं दी गई होंगी। कुल मिला के 3000 से अधिक भाषाएं। मूल भाषा संस्कृत है और सभी भाषाएं वहीं से जन्मी है। हिंदी का इसमें तीसरा स्थान है। सबसे पहला अंग्रेजी का है, उसके बाद चाइनीज भाषा का है और फिर हिंदी भाषा का स्थान है। तो दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसे मूल भाषा में अच और हल कहते हैं। तो स्वर देखते हैं। स्वर है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्णमाला के साथ ही हम तत्सम और तद्भव को भी सीख लेंगे। कौन से ऐसे अक्षर इसमें हैं जिनसे बना शब्द केवल तत्सम ही होगा, और कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनसे बना हुआ शब्द तद्भव होगा, और अन्य जो हैं उनसे बने शब्द तत्सम तद्भव दोनों हो सकते हैं। तो ये अक्षर आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रारंभ में 1, 2, 3 और 4 ही अक्षर बने थे। जब शुरुआत हुई होगी वर्णमाला की तो 4 ही अक्षर बने थे, छोटा, छोटी, छोटा उ और री। फिर 4 से हो गया 7, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ। बड़ी री तो है नहीं, वो संस्कृत में होती है। ये संयुक्त है ए, ऐ, ओ, औ। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों के योग से बने हुए हैं। अब इनका देखते हैं उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। आ और आ का उच्चारण होता है कंठ से। ई और ई का उच्चारण होता है तालु से, और उ का उच्चारण होता है ओष्ठ से, और री का उच्चारण होता है मूर्धा से। अब इनका रहेगा ए, ऐ, ओ, औ। अब ध्यान दीजिएगा, छोटा प्लस छोटी बराबर ए, यानी आ और ई के योग से बनता है ए। छोटा प्लस ए के योग से बनता है ऐ, यानी ए और ऐ। तो इन दोनों का उच्चारण कहां से? कंठ से है, और इसका उच्चारण कहां से? ताल से है। कंठ और ताल। तो इस प्रकार इन दोनों अक्षरों क्या कहा जाएगा? कंठ ताल। तो इनका उच्चारण आप यहां लिख लीजिएगा, कंठ ताल। आगे देखते हैं, छोटा प्लस छोटा उ बराबर बन जाता है उ। बड़ा आ प्लस उ से बन जाता है औ। ये कामता प्रसाद गुरु का विश्लेषण है। कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण। उसका प्रकाशन 1922 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के
आग्रह पर। अब ये बड़ा नहीं, सॉरी छोटे या है दोनों। अब ध्यान रखिएगा, आ और आ का उच्चारण कहाँ से है? कंठ से। ओ का उच्चारण कहाँ से? ओष्ठ से। तो ओ औ का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, ये कंठ प्लस अगर ओष्ठ आप कहोगे, इनकी संधि हो जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा कंठोष्ठ। तो इन दोनों का उच्चारण कहाँ से है? कंठोष्ठ से। कंठोष्ठ, ठीक है। तो ये आपने उच्चारण देखे, कंठ से है ताल, ओष्ठ, मूर्धा और कंठ तालम और कंठोष्ठ। इनका संयुक्त व्यंजन 1 2 3 4 है। अब आगे क्या आता है इसमें? दो अक्षर और हैं, अंग और आ। ध्यान दीजिएगा, क्या है? अंग और आ। इसका नाम क्या है? अनुस्वार। और इसका नाम क्या है? विसर्ग। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लगातार अध्ययन करते रहे, क्लासेस को देखते रहे, वीडियो को देखते रहे, तो आपकी परीक्षा में यानी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीएससी, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में जहां कहीं व्याकरण पूछी जाएगी, कोई भी ऐसा प्रश्न व्याकरण का नहीं बचेगा या जिस किसी भाग पर यहाँ चर्चा होगी जो हम आपको ना बताएं और वो परीक्षा में आए। इसलिए क्रमागत उस सबको पढ़ते रहिए ताकि आप उसको विधिवत समझ सकें। अब इनका अनुस्वार और क्या कहा जाता है? विसर्ग। इन्हें कहा गया है अयोगवाह। अयोगवाह। अब प्रश्न यह है कि जो आ जाता है परीक्षा में, अयोगवाह किसने कहा था? किसने कहा था इसको अयोगवाह? कहा था पंडित कामता प्रसाद, किशोरीदास वाजपेयी। किसने कहा था? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह कहा था। अब परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, इनमें से कौन अयोगवाह है, अयोगवाह किसने कहा था? ये सारी चीजें नोट करते रहिएगा, अपना एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि क्यों है यह अयोगवाह। तो जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर और उसके बाद में व्यंजन, लेकिन जब लिखते हैं तो पहले व्यंजन और बाद में स्वर। जैसे हमने यहाँ लिखा का, तो ये क्या चीज है? पहले है का और उसके बाद में है अ। अब है का, तो पहले व्यंजन है और बाद में स्वर है। इसको अगर हम लिख करके उच्चारण करके देखें तो होगा अंग, आह, ऐसा निकल रहा है। तो यहाँ पर का, की, उ या कोई भी शब्द आ, ई, ए, ओ, औ बोल तो सिंगल निकल रहा है, लेकिन यहाँ अंग, अह ऐसा लगता है कि शब्द बन रहा है, दो अक्षर एक साथ निकल रहे हैं। का में पहले का और बाद व्या का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आ का उच्चारण पहले हो रहा है, हा का बाद में, आ का पहले हो रहा है, गा का बाद में। तो पहले स्वर उच्चरित है, बाद में व्यंजन। यहाँ पहले व्यंजन उच्चरित है, बाद में स्वर। इस प्रकार ये स्वर और व्यंजन के क्या है? अयोग्य। ना इनमें योग्यता स्वर की है और ना ही इनमें योग्यता व्यंजन की है। इसके बावजूद इनका प्रयोग तो है, इस्तेमाल तो होता है, कोई मीनिंग भी निकलता होगा, कोई मतलब इनका भी होता होगा। तो यानी अयोग्य होते हुए भी ये क्या कर रहे हैं? एक अर्थ का वहन करते हैं। ले जाना या ढोना, अर्थ का क्या करना? वहन करना, अर्थ ले जाना या अर्थ को ढोना। तो अयोग्य होते हुए भी जो अर्थ का वहन करे उसे अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो किसने कहा था? ध्यान रखिएगा क्या है। अब वो ध्यान रखेंगे जितने भी यहाँ स्वर हैं, छोटा को छोड़ करके इन सबके संकेत भी हैं। ध्यान रखिएगा हिंदी में स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है।
एक होता मूल रूप से और एक होता संकेत रूप से। जैसे यहां लिखा है आम, इसमें आ मूल रूप से आया है। यहां लिखा है काम, इसमें आ संकेत रूप में आया है। तो या तो स्वर स्वयं में आएगा या स्वर का संकेत आएगा। छोटा आ को छोड़ के सबके संकेत हैं, इसलिए छोटा आ को उदासीन स्वर कहा जाता है। उदासीन स्वर, क्योंकि इसका कोई संकेत नहीं होता। बाकी सबके संकेत हैं, इनके भी संकेत हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग व्यंजन पे होता है। सभी स्वरों की मात्राओं का प्रयोग काहे पे होता है? व्यंजन पे। लेकिन अयोग वाह का अंग और आह के संकेत का प्रयोग केवल और केवल स्वर पे होता है। केवल और केवल व्यंजन पे नहीं हो सकता, इसका प्रयोग स्वर पे ही होगा। इसका प्रयोग व्यंजन पे नहीं है, केवल स्वर पे ही है इसका इस्तेमाल। और लेकिन ध्यान रखिएगा किस तरीके का, ये अंग, जहां कहीं अंग का प्रयोग होता है वो शब्द तत्सम होता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। अगर कोई मात्रा ऊपर की ओर लगी या कोई ऐसी मात्रा जिसका इस तरीके से इस्तेमाल है, तो इसके ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इसके ऊपर ये लगा हुआ है तो भी ये स्वर नहीं है, ये यानी अनुस्वर नहीं है। इसको क्या कहा जाएगा? ये अर्धचंद्र बिंदु है, अर्धचंद्र बिंदु। और इससे बना शब्द तद्भव होगा। अंग बिंदु से बना शब्द तत्सम और चंद्र बिंदु से बना शब्द तद्भव होता है। ये ध्यान रखिएगा, स्वरों का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार विसर्ग का भी प्रयोग स्वर पे होगा। अब यहाँ एक खास बात है जो आपको लिखनी है, वो नोट करके अलग लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लगा भी दिया गया है और यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं। री अंग आह के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं। री अंग आह के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द जिसमें ये बने हुए हैं, जैसे कहीं कृषि लिखा है, कहीं ऋषि लिखा है, कहीं अंगना लिखा है, कहीं प्रातः लिखा है, ये सभी शब्द तत्सम की श्रेणी में आते हैं। कई बार भ्रमित करने के लिए अशुद्धियां कर देते हैं जानबूझ के। यहाँ पर जैसे ऋषि लिखा, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। आप कहोगे तो री लगा है तत्सम ही होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उसकी वर्तनी को जानबूझ के अशुद्ध ना किया गया है। अब देखते हैं क्या क्या और आएगा परीक्षा में। जैसे पूछा गया स्वर के बारे में, वो चीजें भी आपको बता दें। जैसे पूछा गया स्वर कितने होते हैं या स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब पूछा गया कुल स्वर कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि संख्या 13। ये अंग को भी जोड़ दोगे। स्वर कितने होते हैं तो 11, कुल स्वर कितने होते हैं तो 13। मूल स्वर कितने होते हैं तो होते हैं 4। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा और री। अगर पूछ दिया गया दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो होते हैं 7। बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं? 4। अब देखिए कई बार क्या भ्रमित करेंगे, कहेंगे मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो मूल दीर्घ 3 ही होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, क्योंकि ए, ऐ, ओ तो संयुक्त में आ जाते हैं। मूल री तक ही है, री के आगे संयुक्त है। अगर ऐसा कोई मूल दीर्घ पूछ दिया जाए, अब आता है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10। क्यों? क्योंकि री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता। इसका उच्चारण ऐसे होता है जैसे रा में छोटी मात्रा लगी। अब आता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो भी 10 होते हैं, क्योंकि छोटा आ का कोई सिंबल, कोई संकेत नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझ के इसको पढ़िएगा, तभी ये चीजें आप जान पाएंगे। उच्चारण के इसलिए बताया है क्योंकि री का प्रयोग ऐसे होता है जैसे रा में छोटी मात्रा लगी हुई, इसे 10 ही माने जाते हैं। और मात्रा या संकेत के आधार पे, तो क्योंकि छोटा आ का कोई संकेत होता ही नहीं। अभी आपको लिखा था छोटा जो है उदासीन स्वर है, ये लिख देते हैं। इसलिए ये मात्रा इसकी होती है, मात्रा के आधार पर 10 माने जाते हैं। अब पूछा जाएगा संयुक्त स्वर कितने हैं? तो संयुक्त स्वर है 4, ए, ऐ, ओ, औ। इनको संधि स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं। चाहे आप संयुक्त स्वर कह लो और चाहे संधि स्वर कह लो, क्योंकि दो स्वरों के योग से बने हैं, 2 स्वरों के संयोग से बने हैं। ये संधि या संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो स्वर के संबंध में यहां पर आपको प्राथमिक जानकारी दी गई। अब स्वर के जो अलग अलग रूप रहेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पूछा गया मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ये भेद है, वो स्वर की संख्या की, ये स्वर के भेद हैं। तो पहला होता है जिसको हम कहते हैं हरस यानी हल्का, हरस स्वर या मूल स्वर, या इसको कह सकते हो एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसके लिए एक मात्रा रोमन लिपि का 1, जिसको छंद जब दोहा चौपाई पढ़ोगे तो लघु गुरु आएंगे, तो इसको लघु स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु स्वर। इनकी संख्या होती है 4, छोटा, छोटी, छोटा, ऊ और री। फिर आता है दीर्घ स्वर, इसको दीर्घ कह लो, इसको गुरु भी कह लो, इसको द्विमात्रिक कह दो, इसको संध स्वर कह दो। यानी इससे ज्यादा आपको और भ्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहां ध्यान रखिएगा, इनके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो रोमन लिपि का यस, जिसे गिना जाता 2। फिर आ जाता प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का संकेत होता है देवनागरी लिपि का 3। यानी इसकी अपेक्षा इसके उच्चारण में
दूना समय लगता है और इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। उच्चारण में लगे हुए समय के आधार पर इनका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लेखपाल की परीक्षा में कुछ थोड़ा और पूछ दिया गया था, यानी इनको कह दिया गया सजातीय स्वर और इनको कह दिया गया विजातीय स्वर। जात के आधार पर स्वर के कितने भेद होते? 2। सजातीय स्वर यानी छोटा छोटा बराबर बड़ा, छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटा हो बराबर बड़ा हो। लेकिन ये आ ई ये अलग अलग स्वरों के मिल से बने हैं, एक जैसे स्वरों के मिल से बने हैं, इसे सजातीय स्वर है और उनको विजातीय स्वर कह दिया गया। सजातीय और विजातीय स्वर। फिर आता है जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर। जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। एक होता है अग्रस्वर, फिर है मध्य स्वर, फिर है पश्च स्वर। तो मध्य स्वर होता है छोटा। यहां एक ट्रिक काम करेगी, ध्यान रखिएगा। छोटा आ को छोड़कर ऐसे कितने स्वर हैं जिसके निर्माण में अंग्रेजी के 3 सिंबल का प्रयोग होता है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। यानी 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, वो सभी पश्च स्वर हैं। शेष जो बच जाए छोटी, बड़ी, ए, ऐ और री, ये सभी अग्र स्वर हैं। अगर हम ऐसे बना लो मुंह और बना लो जीभ, जो कंठ के पास से बोला जाएगा ये आपका पश्च स्वर है, जो यहाँ से बोला जाएगा ये मध्य स्वर है, और जो ओंठ के पास से बोला जाएगा वो अग्र स्वर है। ऐसे तो ये पश्च स्वर है, ये मध्य स्वर है, ये अग्र स्वर है। ऐसे डिजाइन बना के भी ये स्वरों के रूप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये हुआ है जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वर। इसके बाद आता है आपका आएगा मुखाकृत के आधार पर स्वर। ध्यान रखिएगा, मुखाकृत के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। अब तो कई बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन मिला देते हैं। यहाँ तो आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, वो सबका मिक्स कर दिया उन्होंने। इसमें एक आता है विवृत स्वर, दूसरा आता है अर्धविवृत, तीसरा है संवृत, और फिर है अर्धसंवृत। समझ लीजिएगा, यूपी पुलिस लेखपाल जैसी परीक्षाओं में, जहाँ इंटर एजुकेशन मांगी जाती है, इसमें से कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। विवृत जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुला हो आएगा बड़ा आ। अर्धविवृत में आएगा छोटा आ। संवृत में जो ओंठ के आगे से बोले जाएंगे, जैसे कोई बोलते समय से मुंह पे हाथ रख ले, ई ऊ ऐसे बोलोगे तो वो आएंगे ई ऊ और री। अब आता है अर्धसंवृत और विवृत। तो ध्यान रखिएगा, अर्धविवृत जो है इसमें आ जाता है ऐ, औ,
और इसमें आ जाता है आपका ए और ओ, ए और ओ। अब देखिए परीक्षा में कई बार कैसे पूछेंगे, इनमें से कौन सा स्वर पश्च, कंठ और विव्रत है। तो आप पश्च भी है, कंठ भी है और विव्रत भी है, तो सबको समझिए कौन कहाँ आ रहा है, और दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी एक साथ पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्णमाला की कई क्लासें होंगी, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल दिया जाएगा कि वर्णमाला भाग 1, वर्णमाला भाग 2, वर्णमाला भाग 3, वर्णमाला भाग 4, जो भी, या तो हम 1.5-2 घंटा का क्लास बनाए तो वो हम नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो वर्णमाला के सभी भाग पढ़ेंगे तब पूरा कंप्लीट वर्णमाला आपके पास आ जाएगा, और उसमें से हट करके कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्लास को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें, और आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ ढेर सारे शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।